और इस बार पाकिस्तान में रिकॉर्ड बारिश हुई, जिससे मंचार झील में बेहिसाब पानी भर गया। डराने वाली बात यह है कि वहां के प्रशासन ने भी झील के किनारों को टूटने से बचाने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि एक रोज पहले झील से एक नाला बनाकर पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद भी झील का जलस्तर कम नहीं हुआ, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। लेकिन अगर ये झील फट गई तो वहां के लोगों पर सैलाब की मार तो पड़ेगी, उनके सामने भूखों मरने की नौबत भी आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आधे से ज्यादा अनाज की सप्लाई सिंध प्रांत से ही होती है। इधर फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों कलाकारों के वहां पहुंचने की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। महाकाल मंदिर के बाहर एक्टर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का विरोध कर रहे बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान जब पुलिस वालों को एक कार्यकर्ता काबू में आता नहीं दिखा तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच जैसे ही वहां आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी के साथ पहुंचे, उनकी गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। हालांकि किसी तरह पुलिस वालों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। साथ ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह के घर पहुंचाया। बवाल रणबीर कपूर के 2011 में दिए एक बयान पर खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने बीफ को अपनी पसंद बताया था। और इसी बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने हाथों में काले झंडे लेकर एक्टर रणबीर कपूर का विरोध किया। रणबीर कपूर के बीफ वाले बयान पर नाराजगी जताने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों एक्टरों को महाकाल के दर्शन करने से रोकने की कोशिश की। रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गोबख्शे को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसेगा बजरंग दल। बताया गया कि हंगामे को देखते हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने फैसला लिया कि वो महाकाल मंदिर नहीं जाएंगे। और फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए महाकाल का आशीर्वाद लेने सिर्फ आयान मुखर्जी वहां पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। और जैसे ही हंगामा शांत हुआ, फिल्म ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर आयान मुखर्जी महाकाल मंदिर में अकेले दर्शन करने पहुंच गए। जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए मुकाबले में एक जंग मैदान के अंदर हुई तो दूसरा युद्ध स्टेडियम के अंदर हुआ। दोनों देशों के बीच हुए रोमांचक मैच में पाकिस्तान के मैच जीतते ही स्टेडियम के अंदर दोनों देशों के फैंस आपस में भिड़ गए। शारजाह स्टेडियम के भीतर और बाहर के कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें मारपीट साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैच के बाद दोनों देशों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। एशिया कप में कल के मुकाबले में रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई है। दोनों देशों के जो फैंस हैं वो आपस में भिड़ गए, एक दूसरे से मारपीट करते हुए, कुर्सियां फेंकते हुए वो दिखाई दिए। स्टेडियम के अंदर और बाहर कुछ इस तरह का नजारा जीत के जश्न के बाद देखने को मिला, जहां पर भिड़ंत हो गई दोनों देशों के फैंस के बीच में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस तरह की कई तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीम के समर्थक एक दूसरे से भिड़ंत करते दिखाई दिए। मगर फिर मामला इतना गर्म हो गया कि नवनीत राणा और डीसीपी दोनों अपनी कुर्सी से उठ गए और तीखी बहस करने लगे। लेकिन ये बात ही खत्म नहीं हुई और ना होती हुई दिख रही है, क्योंकि आरोप है कि अमरावती में लव जिहाद की वजह से किसी लड़की के लापता होने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि वहां कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इसलिए जब एक और लड़की लापता हुई तो नवनीत राणा ने खुद पीएसआई को कॉल की, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पीएसआई ने उनका फोन ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हमारी लड़कियों को बचाएगा कौन, उनके प्रश्न कौन उठाएगा? अगर हम जैसे लोग उठाते तो हमारे फोन रिकॉर्डिंग करते। हालांकि डीसीपी ने सफाई दी कि नवनीत राणा ने पीएसआई के पर्सनल मोबाइल नंबर पर फोन किया था और कॉल जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं की गई। आजकाल प्रत्येक मोबाईलमध्ये ऑटो रेकॉर्डिंग ही कन्सेप्ट आहे, त्यानुसार तो झाला असेल। वहीं लड़की की गुमशुदगी पर एक्शन न लेने के आरोप को पुलिस ने झुटलाया और दावा किया कि वो तहकीकात में लगी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये मामला लव जिहाद का है या नहीं। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के बीच खूनी गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। खबर है कि ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से आतंकी संगठन हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल की सख्त नाकेबंदी और मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से न तो उन्हें फंड मिल पा रहा है और न ही हथियार।
ऐसे में अपने वर्चस्व को बनाए रखने की लड़ाई ने उन्हें एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया, जिसकी गवाही पिछले दिनों जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर के भाई की हत्या ने दी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठनों के बीच इस गैंग वॉर की शुरुआत करीब 1 महीने पहले उस वक्त हुई जब सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई हथियारों की एक बड़ी खेप को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने हथिया लिया था, जबकि पीओके में बैठे जैश-ए-मोहम्मद कमांडर आशिक नेगरू ने यह हथियार अपने गुर्गों के लिए भेजे थे। बताया गया कि हथियारों की इस लूट के बाद पीओके के नीलम घाटी इलाके में डेरा जमाए आतंकी आशिक नेगरू की वहां मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों के साथ तीखी बहस भी हुई थी। इस बीच भयंकर बाढ़ की मार झेल रहे पाकिस्तान पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की सबसे बड़ी मंचार झील में इतना पानी भर गया है कि वो कभी भी फट सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में एक बार फिर ऐसी तबाही मचेगी जिससे उबर पाना उसके लिए नामुमकिन होगा। मतलब यह कि पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वहां पहले से ही बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। उसके कई जिले बाढ़ में डूब चुके हैं, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की वजह से सिंध और बलूचिस्तान का पूरा इलाका विशाल तालाब के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की टेंशन तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में मौजूद मंचार झील रिकॉर्ड बारिश की वजह से खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील में इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके किनारे टूटने की कगार पर पहुंच गया। असल में मंचार झील सिंधु नदी से निकलती है और इसका आकार मौसम और बारिश के हिसाब से बदलता रहता है। और इस बार पाकिस्तान में रिकॉर्ड बारिश हुई, जिससे मंचार झील में बेहिसाब पानी भर गया। डराने वाली बात यह है कि वहां के प्रशासन ने भी झील के किनारों को टूटने से बचाने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि एक रोज पहले झील से एक नाला बनाकर पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद भी झील का जलस्तर कम नहीं हुआ, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। लेकिन अगर ये झील फट गई तो वहां के लोगों पर सैलाब की मार तो पड़ेगी, उनके सामने भूखों मरने की नौबत भी आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आधे से ज्यादा अनाज की सप्लाई सिंध प्रांत से ही होती है। इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। मंडी राज्य के सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला है, जहां सिसोदिया विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए कुछ और वादों का ऐलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहले इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। आज देश को नए नवेले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन करेंगे। शाम 7 बजे पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है। कई जगह पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आज की बता रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही नए भारत का कर्तव्य पथ भी देश को प्रधानमंत्री आज सौंपेंगे। शाम 7 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण के साथ। सेंट्रल विस्टा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। यह है शानदार, खूबसूरत और भव्य सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत तैयार विजय चौक से इंडिया गेट तक के पूरे जोन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अगले दिन इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए सेंट्रल विस्टा और कर्तव्य पथ के ये दिलकश नजारे। पीएम मोदी 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे। वहीं सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के दौरान सुरक्षा कड़ी की गई है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी इंतजाम किए हैं। कई सड़कें बंद रहेंगी। सेंट्रल विस्टा कई बदलाव के साथ खुलेगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक फैले इस इलाके में और बेहतर सुविधाएं होंगी। रेड ग्रेनाइट से वॉकवे बनाए गए हैं, जो चारों तरफ से हरियाली से घिरे हैं। वहीं नए फूड स्टॉल की भी व्यवस्था की गई है। इस इलाके में 3,90,000 स्क्वायर मीटर ग्रीन एरिया है, जिसके लिए 4,087 पेड़ लगाए गए हैं। तो बिजली की व्यवस्था के लिए 133 से ज्यादा लाइट पोल लगाए गए। जब लोग यहाँ पर आएंगे तो खुद महसूस करेंगे 9 तारीख को, 9 सितंबर को, कि कितनी ज्यादा यहाँ की तस्वीर बदल चुकी है। आपको बता दें कि अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। पीएम मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐलान सितंबर 2019 में किया था।
आइए अब हम आपको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के बारे में बताते हैं। ये पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है जो विजय चौक से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू 3.2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये कई सुविधाओं के साथ तैयार हुआ है। यहाँ पर 19 एकड़ में नहर का इलाका फैला है जिसे 2 बार बनाया गया है। इस पर पैदल यात्रियों के लिए 16 पुल बने हैं। टहलने के लिए 15.5 किलोमीटर का रास्ता है। रेड ग्रेनाइट पत्थर से वॉकवे बना है। हरियाली के लिए 4000 पेड़ लगाए गए हैं। फूड स्टॉल और लाइट्स की भी व्यवस्था की गई है और हर वक्त 80 सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात रहेंगे। और आज जिस वक्त प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा के पहले प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहेगी। इंडिया गेट के पूरे सर्कल को आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। वीवीआईपी सुरक्षा के चलते नई दिल्ली की कई सड़कें शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी इंतजाम किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट को शाम 4 बजे बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस वक्त ये उद्घाटन होगा उस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आज नए रंग रूप में तैयार कर्तव्य पथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आज से राजपथ का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ का रास्ता आपको बता दें कि 3 किलोमीटर लंबा है। हर साल गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है यहाँ से। आजादी से पहले राजपथ का नाम किंग्सवे था। उधर जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां स्टेज पर डांस करते एक लड़की की हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो वहीं स्टेज पर गिर गई। सामने आए वीडियो में वो लड़की एक भक्ति गाने पर डांस करती नजर आई। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वो डांस करते करते स्टेज पर गिर गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को पहले तो लगा कि वो जानबूझकर स्टेज पर गिरी है, लेकिन जब वो काफी देर तक वहीं पड़ी रही तो लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आनन फानन में लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बताया गया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब जागरण का कार्यक्रम चल रहा था। यूक्रेन का दावा है कि सेमीकंडक्टर चिप की भारी कमी की वजह से रूसी सेना हथियारों की किल्लत से जूझ रही है। यूक्रेन के मुताबिक यही कारण है कि रूसी सेना कई इलाकों में जेलेंस्की की फौज का सामना नहीं कर पा रही है और पुतिन के सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि जंग की शुरुआत से ही रूस आधुनिक और घातक हथियारों में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप की कमी का सामना कर रहा है। हालांकि शुरू में तो उसने जैसे तैसे जंग को आगे बढ़ाया, लेकिन दिन बीतने के साथ ही उसकी हालत खराब होती चली गई। यूक्रेन के मुताबिक मौजूदा वक्त में चिप के बिना रूस की ज्यादातर गाइडेड मिसाइलें, रॉकेट, रेडार सिस्टम और यहाँ तक की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी जंग में किसी काम नहीं आ रही हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसा छोटा पुर्जा है जिसके बिना किसी भी सेंसर लगे हथियार को चलाना नामुमकिन है। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिनमें रूस को सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई करने पर भी रोक थी। कहा जाता है कि रूसी सेना अपनी जरूरत के हिसाब से हथियारों में लगने वाली चिप ज्यादातर अमेरिका, हॉलैंड, जापान और ताइवान से मंगवाती थी, लेकिन इन सभी देशों ने रूस पर पाबंदी लगा दी, जिससे पुतिन की फौज को चिप मिलना बंद हो गई। और दावा है कि उसी वक्त से रूस की परेशानी भी बढ़ती चली गई। यूक्रेन का तो यहाँ तक कहना है कि रूसी सेना सोवियत संघ के दौर के हथियारों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई है। लेकिन पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिली हाईटेक मिसाइलों और रॉकेट के सामने रूस के पुराने हथियार बेदम साबित हो रहे हैं और इसी वजह से पुतिन की सेना के हाथों से कई इलाके फिसलते जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद कुछ लोगों ने 2 आदमियों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग उन दोनों को थप्पड़ मारते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जिनमें से कुछ लोग उन दोनों आदमियों से सवाल पूछते हुए उनकी पिटाई करते नजर आए। काफी देर तक भीड़ से अलग अलग लोग उन दोनों आदमियों पर थप्पड़ों की बारिश करते दिखाई दिए। बताया गया कि दोनों को बच्चा चोर समझकर कुछ लोगों ने पकड़ा था, लेकिन जैसे ही इसके बारे में आसपास के लोगों को पता चला वो इकट्ठा हो गए और फिर उनकी पिटाई की। हालांकि जैसे ही पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर उसने दोनों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पता चला कि दोनों की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो भीड़ को अपना नाम नहीं बता पाए। पुलिस ने बच्चा चोरी की बात को गलत बताया और अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी भी दी। जो लोग ऐसा झूठे और अफवाहें फैला के समाज में ये सब रूमर्स फैलाते हैं, इनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि कुछ दिनों से आसपास के इलाकों में कोई बच्चा चोरी की अफवाह फैला रहा था।
महाराष्ट्र के सोलापुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला सैलून मालिक की पिटाई करती नजर आई। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो महिला सैलून मालिक पर चप्पल बरसाती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें महिला 2 लोगों से बहस करती नजर आई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वो सामने खड़े एक आदमी पर दनादन चप्पल चलाने लगी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला लगातार सैलून मालिक से बहस करती रही और उस पर चप्पल बरसाती रही। आरोप है कि कुछ दिन पहले महिला ने बालों में कलर कराया था, लेकिन बाल जड़ से काले नहीं होने पर वो भड़क गई और उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वो आके तोड़फोड़ करके गई है सैलून के अंदर आके। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इधर मध्य प्रदेश के पन्ना में ओवरलोड होने की वजह से एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें काफी ऊंचाई तक उठ रही थी। सामने आए वीडियो में ट्रांसफार्मर बुरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया, जबकि थोड़ी थोड़ी देर पर उसमें से आवाज के साथ शोले उठते दिखाई दिए। ट्रांसफार्मर में लगी आग काफी देर तक धधकती रही। यही नहीं, उसमें से लगातार रुक रुक कर धमाके होते रहे, जबकि उससे उठने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। हालांकि जैसे ही ट्रांसफार्मर में आग लगी, लोगों ने बिजली विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बिजली की सप्लाई रोकी गई। तब जाकर आग शांत हुई। बताया गया कि ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से कुछ इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए मुकाबले में एक जंग मैदान के अंदर हुई तो दूसरा युद्ध स्टेडियम के अंदर हो गया। दोनों देशों के बीच हुए रोमांचक मैच में पाकिस्तान के मैच जीतते ही स्टेडियम के अंदर दोनों देशों के फैंस आपस में भिड़ गए। शारजाह स्टेडियम के भीतर और बाहर के कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें मारपीट साफ तौर पर देखी जा सकती है। पाकिस्तान ने कल के रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को हरा दिया, लेकिन इसके बाद शारजाह स्टेडियम से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। आपस में दोनों टीमों के समर्थक भिड़ गए और मारपीट करते हुए दिखाई दिए। स्टेडियम के अंदर और बाहर से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद दोनों टीम के जो समर्थक हैं उनमें आपस में भिड़ंत हो गई। भारत की आर्थिक ताकत बढ़ने से चीन आग बबूला हो गया। असल में कुछ दिन पहले ब्रिटेन को पछाड़कर भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई, लेकिन भारत की उपलब्धियों से हमेशा परेशान रहने वाले चीन को यह हजम नहीं हो रहा और वो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से बुरी तरह बौखला गया और उसने भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों की बातों में न आने की नसीहत देनी शुरू कर दी। उसकी इस बौखलाहट की वजह बना पश्चिमी देशों का वो अनुमान जिसमें दावा किया गया कि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था चीन को भी पीछे छोड़ सकती है। बस यही चीन को रास नहीं आ रहा। वहाँ के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत पश्चिम के हाथों की कठपुतली न बने। अगर भारत दूसरे जापान की तरह वॉशिंगटन का दास बन गया तो वो शक्तिशाली देश बनने के अपने लक्ष्य के बारे में कैसे सोच सकता है। चीन के इस रुख से साफ है कि उसके निशाने पर क्वाड में भारत की बढ़ती मजबूती है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इसके अलावा एशिया में ताकत का संतुलन बनाने के लिए फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत के साथ नया गठजोड़ बनाने पर काम कर रहे हैं, जो चीन की आंखों में खटक रहा है, जिसकी गवाही वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे आर्टिकल ने भी दी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान के बहाने अमेरिका और पश्चिमी देशों को निशाने पर लेने की कोशिश की गई। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अमेरिका और पश्चिमी देश न ही चीन को समझते हैं और न भारत को। आखिर चीन और भारत जैसे बड़े देश जो एशिया की सदी का सपना देखते हैं, उनके इशारे पर कैसे नाच सकते हैं। असल में एस जयशंकर ने पिछले दिनों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया था कि एशिया की सदी तभी संभव होगी जब भारत और चीन साथ आएंगे, जिसका चीन ने बगैर देर लगाए समर्थन भी कर दिया था। मतलब ये कि चीन समझ गया है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के मामले में वो भारत से पिछड़ चुका है, क्योंकि सीमा पर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे चीन को कोरोना ने मंदी की कगार पर पहुंचा दिया। जबकि इतने मुश्किल दौर में भी बीती तिमाही में भारत की विकास दर में डबल डिजिट का उछाल दर्ज किया गया। कारोबारी साल 2022-23 में अप्रैल से जून के पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी में 13.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो कि एक साल में सबसे तेज बढ़ोतरी है। ऐसी बढ़ोतरी है जिसके सामने चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा जैसे देश आसपास भी नहीं ठहरते। और न सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा एक बार फिर भारत के ही नाम रहा, बल्कि देश की जीडीपी ने कोरोना काल से पहले के दौर को भी पीछे छोड़ दिया। जबकि चीन की जीरो कोविड पॉलिसी और बेहद सख्त लॉकडाउन ने वहां की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया।
और अब एक बड़ी खबर इटली के मिलान से आपको बता दें, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 6 लोग झुलस गए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। इटली के मिलान में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से 6 लोग इसमें झुलस गए, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आई है। इटली के मिलान की प्लास्टिक फैक्ट्री में जो आग लगी उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। भीषण आग की लपटें देख सकते हैं आप, काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटे लग गए। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। मंडी राज्य के सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला है, जहां सिसोदिया विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए कुछ और वादों का ऐलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहले इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। अमेरिका ने अपनी सेना को हाईटेक चश्मे देने की तैयारी कर ली, जिनकी मदद से अमेरिका के सैनिक दुश्मन से भिड़ने से पहले ही उनकी पूरी जानकारी जुटा चुके होंगे। इन चश्मों को बनाने का काम पिछले साल मार्च में ही शुरू होने की खबर आ चुकी है और अब तैयारी है उन हाईटेक चश्मों को उनकी असली जगह पहुंचाने की, यानी कि अमेरिकी सेना के सैनिकों को देने की। इन हाईटेक चश्मों को IVAS यानी इंटीग्रेटेड विजुअल ऑगमेंटेशन सिस्टम कहते हैं, जिनकी खासियत है सैनिकों को विरोधियों से भिड़ने से पहले तैयार करना। क्योंकि इन चश्मों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक से सैनिक बख्तरबंद गाड़ी में बैठे बैठे बाहर की सारी जानकारी जुटा लेंगे और जब गाड़ी से उतरेंगे तो पूरी तरह तैयार होंगे। या यूं कहें कि हाईटेक चश्मों की मदद से सैनिक आधी जंग पहले ही जीत चुके होंगे। इन चश्मों की इसी खासियत की वजह से अमेरिकी सेना ने $42 करोड़ मतलब करीब 3300 करोड़ रुपए के IVAS चश्मे खरीदने का प्रस्ताव दिया है, जिसे वहां की संसद से मंजूरी मिलना बाकी है। इससे पहले मार्च 2021 में $37 करोड़ मतलब करीब 3000 करोड़ रुपए के 5000 चश्मे खरीदे जा चुके हैं। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद बदले हालात में अमेरिकी सेना को ऐसे और चश्मों की जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से सरकार के पास और हाईटेक चश्मे खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया और जैसे ये प्रस्ताव पास होगा, अमेरिकी सैनिकों के पास हाईटेक चश्मों की ये नई तकनीक आ जाएगी, जिसके बाद वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ये चश्मे उनकी जंग लड़ने की पावर बढ़ा देंगे, क्योंकि ये उन्हें इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देंगे। आसान शब्दों में बोले तो ये चश्मे फाइटर पायलट के हेड अप डिस्प्ले जैसे होते हैं, क्योंकि इसमें सैनिक को हर चीज अलग अलग नहीं देखनी होती, बल्कि उसे हर चीज एक ही डिस्प्ले में दिख जाती है। और ये सब होता है बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। क्योंकि IVAS तकनीक वाले चश्मे पहनकर सैनिक गाड़ी में बैठे बिठाए दुश्मन की लोकेशन और उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा करके सैनिक को दे देते हैं। और ये होता है बख्तरबंद गाड़ियों के बाहर लगे ओमनी डायरेक्शनल कैमरों की वजह से, जो आसपास से जानकारी जुटाकर सैनिक तक पहुंचा देते हैं। या यूं कहें कि ये तकनीक सैनिकों को 3 डायमेंशनल विजन देती है। इसी तकनीक की वजह से कहते हैं कि ये हाईटेक चश्मे दीवार के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि सैनिक को पहले की तरह जानकारी जुटाने या दुश्मन की रणनीति जानने के लिए गाड़ी से नहीं उतरना पड़ेगा। एक और जरूरी बात यह कि फाइटर पायलट के हेड अप डिस्प्ले की तरह ही इन चश्मों को पहनने वाले सैनिकों को उस इलाके के मैप, वीडियो, नाइट विजन सहित सभी जरूरी जानकारी हेलमेट की स्क्रीन पर ही मिल जाएगी। इन चश्मों को राइफल के स्कोप से कनेक्ट किया जा सकता है और ये राइफल के माउंटेड थर्मल इमेजिंग नाइट विजन स्कोप के जरिए दुश्मन की जानकारी जुटा सकता है। ये स्कोप राइफल के ऊपर लगा होता है, जिसकी मदद से सैनिक अपना निशाना बेहतर बनाता है। इस तकनीक से कोई भी सैनिक युद्ध के क्षेत्र में एक सुरक्षित आड़ से अपनी राइफल को चारों तरफ घुमाकर आसानी से निगरानी कर सकता है। इसके लिए उसे अपना कवर या जगह छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती और सारी जानकारी भी मिल जाती है। इसके अलावा इस चश्मे को माइक्रो ड्रोन कैमरे से भी जोड़ा जा सकता है, जिसे युद्ध क्षेत्र में उड़ाकर सैनिक दुश्मन की हर हरकत के बारे में बिना वहां पहुंचे ही जानकारी जुटा लेते हैं। यानी अमेरिका अपने सैनिकों को ऐसा चश्मा देने वाला है जो एक चलता फिरता हथियार है। खबर है कि अमेरिकी सेना जल्द से जल्द इन चश्मों के अपना हिस्सा बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने प्रस्ताव भी भेज दिया है। पिछले साल कुछ हजार चश्मे उसे मिल भी चुके हैं, लेकिन वो जरूरत से काफी कम है। खबर है कि सेना को ये चश्मे इसलिए नहीं मिल पाए हैं क्योंकि अभी तक इनकी टेस्टिंग पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन जानकार मानते हैं कि अब इसमें देरी नहीं होगी, क्योंकि बदले हालात में अमेरिका ने काम करने का तरीका बदल लिया है। वो अपनी ताकतवर सेना की ताकत और बढ़ा रहा है, जिसके लिए IVAS तकनीक किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मिली जानकारी से युद्ध के दौरान होने वाले नुकसान या सैनिकों की मौत की संख्या कम हो जाए।
अखाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जो अब लोगों के लिए भारी मुसीबत बन चुकी है। कहीं सड़क पर पानी बह रहा है तो कहीं बाढ़ से तबाही मची हुई है। बिहार का नवादा हो या बगहा, ज्यादातर जिलों के हालात एक जैसे हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एहतियातन प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। यही नहीं, राजस्थान के राजसमंद में तो एक स्कूल में ही पानी भर गया, जिसने बच्चों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी। बिहार के नवादा में भारी बारिश के बाद से नदियों में उफान है। मूसलाधार बारिश की वजह से ककोलत वाटरफॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिस वक्त अचानक वाटरफॉल का पानी बढ़ा, उस समय 20 से ज्यादा सैलानी वहां पर मौजूद थे। एहतियातन प्रशासन ने ककोलत वाटरफॉल को खाली करा लिया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के बीच सैलाब का डर बना हुआ है। बिहार के नवादा से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर ककोलत वाटरफॉल में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया और जिस वक्त ये जलस्तर बढ़ा, वहां पर कई सैलानी मौजूद थे। हालांकि उन्हें वहां से सुरक्षित हटा लिया गया, लेकिन सैलाब का ये विकराल रूप देखकर लोगों में डर बना हुआ है और तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक हुई है। अमित शाह के इर्द गिर्द घंटों तक एक शख्स घूमता रहा। वो खुद को आंध्र प्रदेश के सांसद का पीए बताकर उनके आसपास घूम रहा था। इस शख्स पर शक होने के बाद मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के बाद शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, और क्या जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, मुंबई पुलिस ने आरोपी हेमंत पवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस से जो जानकारी मिल पाई है, उसने ये दावा किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बैंड उसको मिला था, जो गले में पहना हुआ था, उसको आधिकारिक तौर पर वो बैंड एमएचए से मिला था और पुलिस इस बात को वेरीफाई भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो किस आंध्र प्रदेश के सांसद से जुड़ा हुआ है, क्या वाकई में किसी आंध्र प्रदेश के सांसद जुड़ा हुआ है, ये भी पता करने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक अनजान शख्स देश के गृह मंत्री की साथ जो है इस तरह से उनके इर्द गिर्द घूमता है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। हालांकि मंत्रालय के अधिकारियों की नजर उस पर देर से पड़ी और जब तक होने के बाद मुंबई पुलिस को जानकारी दी गई, तो फिलहाल जांच यही की जा रही है कि क्या उसका मकसद था, क्या वो अमित शाह उसको बैंड कैसे मिला है। तमाम सवालों के जवाब जो है मुंबई पुलिस ढूंढने में लगी हुई है और फिलहाल जो आरोपी है उसे 12 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पुलिस कस्टडी में कोर्ट ने उसे भेज दिया, तो उसे लगातार मुंबई पुलिस की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। पूजा, दिवाकर, क्या जानकारी मिल पाई है पूछताछ में? आरोपी ने क्या बताया है, किस मकसद से वो गृह मंत्री के आसपास घूम रहा था इतने घंटों तक? देखिए, उसने साफ तौर पर ये कहा है कि आधिकारिक तौर पर उसे बैंड जो मिला हुआ है, तो पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि उसे आधिकारिक तौर पर क्या वाकई में बैंड जो एमएचए का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, उसे मिला हुआ था और अगर मिला हुआ था तो किसने दिया था, वो कैसे अमित शाह के साथ अमित शाह के इर्द गिर्द इस तरह से घूम रहा था। क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस का बंगला है, सागर बंगला, वहां पर इतनी कड़ी सुरक्षा होती क्योंकि डिप्टी सीएम है वो, तो ऐसे में एक शख्स कैसे उस बंगले के अंदर घुस गया अमित शाह के साथ, ये तमाम चीजों की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन शख्स ने सिर्फ इतना अभी तक जो मुंबई पुलिस से जानकारी मिली है कि दावा किया है कि उसके पास जो एमएचए का बैंड है वो। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, ये बड़ी चूक है गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में और इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली के करावल नगर में बीती रात बदमाशों ने घर पर फायरिंग की। सरेआम गोलीबारी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आपसी विवाद में गोलीबारी बताई जा रही है। जिस वक्त ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी, घर से लोग उन पर पत्थर भी फेंक रहे थे। राजधानी दिल्ली से ये खबर और तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। दिल्ली के करावल नगर की ये घटना है, जहां बीती रात ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। घर के बाहर कुछ बदमाश पहुंचते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद घर के ऊपर से उन पर पत्थर भी बरसाए गए ताकि वो वहां से हट जाए। उधर बिहार के गया में एक छात्रा और उसके भाई को सड़क पार करने के दौरान एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि उस छात्रा का भाई अभी भी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखाई दिया कि टक्कर के बाद छात्रा हवा में उछलती हुई कई फीट दूर जाकर गिर गई। हैरान करने वाला ये हादसा गया के डीएवी कैंट एरिया में उस वक्त हुआ जब छात्रा ऑटो से उतरकर अपने भाई के साथ सड़क पार कर रही थी। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा था कि पिकअप वैन काफी तेजी से आ रही थी। हादसा होते देख मौके पर ऑटो पर सवार डीएवी स्टूडेंट के बच्चे बदहवास होकर सड़क पर आ गए और रोने चिल्लाने लगे।
आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मगध मेडिकल कॉलेज ले गई। बताया गया कि मरने वाली छात्रा डीएवी स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी। इधर फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों कलाकारों के वहां पहुंचने की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। महाकाल मंदिर के बाहर एक्टर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का विरोध कर रहे बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान जब पुलिस वालों को एक कार्यकर्ता काबू में आता नहीं दिखा तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच जैसे ही वहां आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी के साथ पहुंचे, उनकी गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। हालांकि किसी तरह पुलिस वालों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। साथ ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह के घर पहुंचाया। बवाल रणबीर कपूर के 2011 में दिए एक बयान पर खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने बीफ को अपनी पसंद बताया था। और इसी बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने हाथों में काले झंडे लेकर एक्टर रणबीर कपूर का विरोध किया। रणबीर कपूर के बीफ वाले बयान पर नाराजगी जताने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों एक्टरों को महाकाल के दर्शन करने से रोकने की कोशिश की। रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गो बख्शे को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसेगा बजरंग दल। बताया गया कि हंगामे को देखते हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने फैसला लिया कि वो महाकाल मंदिर नहीं जाएंगे। और फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए महाकाल का आशीर्वाद लेने सिर्फ आयान मुखर्जी वहां पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। और जैसे ही हंगामा शांत हुआ, फिल्म ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर आयान मुखर्जी महाकाल मंदिर में अकेले दर्शन करने पहुंच गए। जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। इस हंगामे के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता से मारपीट का मुद्दा भी गर्म हुआ, जिस पर पुलिस ने सफाई दी। स्टाफ के साथ भी झूमाझटी करने लगा, तो उसी दौरान उसे शांत करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए। साथ ही पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर मध्य प्रदेश के सीहोर में एक खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गाड़ी के ज्यादातर हिस्से जल चुके थे। सामने आए वीडियो में वो गाड़ी आग की लपटों में घिरी नजर आई, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। गाड़ी में लगी आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले ही गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकल चुका था। बताया गया कि सामान से लदी गाड़ी में कुछ खराबी आई थी, जिसे बनवाने के लिए ड्राइवर मिस्त्री को बुलाने गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ला पाता, गाड़ी में आग लग गई। इधर बिहार के मुख्यमंत्री का तीसरे दिन भी दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। नीतीश कुमार ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। बताया गया कि दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात समेत 2024 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने राजधानी में कुछ और लेफ्ट के नेताओं के साथ भी बैठक की। बीजेपी ने सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाए और उन पर बाढ़ से जूझ रही जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बिहार में सूखा भी है, नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच हमले की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें यूक्रेन की सेना ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। वीडियो में एक ट्रक से एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च होता दिखा। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि खरसोन ओब्लास्ट में उसके मिसाइल से रूस का एक अटैक हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में दावा किया गया कि रूस के हेलीकॉप्टर को गिराने में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल BUK M1 का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के इस पलटवार में रूस का अटैक हेलीकॉप्टर का-52 एलिगेटर मार गिराया गया है। इसके साथ ही रूस की सेना के 2 ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर डंडे और ईंट चले, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। शुरुआत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकी दी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मारपीट करने लगे और फिर जिसके हाथ में जो आया उससे ही सामने वाले पर हमला करने लगा। सामने आए वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर डंडे और ईंट बरसाते नजर आए। हालांकि मारपीट करने के बाद दोनों पक्षों के लोग कुछ देर के लिए शांत हुए, लेकिन तभी एक पक्ष ने दोबारा गाली गलौज की, जिसके बाद वो एक दूसरे पर टूट पड़े और काफी देर तक मारपीट करते रहे।
चीन से बढ़ते तनाव और हमले के खतरे को देखते हुए जापान ने ताइवान के नजदीक तेल और हथियारों का डिपो बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के रक्षा मंत्री के मुताबिक ताइवान स्ट्रेट में चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए उनके देश ने कमर कस ली है और इसके लिए जापान की सेना ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। खबर के मुताबिक चीन को उसकी ही मांद में घेरने के लिए जापान ने बेहद शातिर प्लान तैयार किया है। उसने ऐसी रणनीति बनाई है जिसकी मदद से वो ताइवान के करीब रहकर ही आसानी से चीन का जवाब दे सकेगा। यानी अगर चीन ने उस पर हमले की सोची भी तो उसे तुरंत करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही ताइवान पर चीन के हमले के हालात में जापान उसे जल्द मदद भी पहुंचा पाएगा। असल में जापान ने ताइवान के नजदीक ही द्वीपों के एक समूह पर तेल और हथियारों का बड़ा गोदाम बनाने का ऐलान किया है। जापान के रक्षा मंत्री के मुताबिक उनका देश चीन की चुनौती से निपटने के लिए पूरी ताकत से जुटा है और यही वजह है कि जापान ने अपने हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। अपनी सेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए वो अपने रक्षा बजट में भी दुगनी बढ़ोतरी करने जा रहा है। क्योंकि पहले से ही उसका दुश्मन रहा चीन अब और भी बुरी तरह भड़क गया है। चीन ने जब ताइवान पर आंखें तरेरी तो जापान सीना तान कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने साफ कर दिया कि अब ज्यादा दिनों तक चीन की गीदड़ भभकी नहीं चलेगी। बस इसी बात से खुद को दक्षिण चीन सागर का बादशाह समझने वाले चीन की त्योरियां चढ़ गईं। उसने पिछले महीने की शुरुआत में मिलिट्री ड्रिल के बहाने जो मिसाइलें दागी उनमें 5 जापान के करीब जाकर गिरी थी। माना जाता है कि चीन ने ऐसा करके जापान को चेतावनी दी थी। चीन की इसी हरकत के बाद जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। और खबर तो यह भी आई थी कि जापान चीन को चित करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बनाने जा रहा है। इसके साथ ही वो ऐसे ड्रोन बनाने में भी जुटा है जिससे चीन के जंगी जहाजों पर नजर रखी जा सके। क्योंकि चीन कई बार जापान को डराने के लिए उसकी समुद्री सीमा में अपने युद्धपोत भेज चुका है। जापान ने चीन की ऐसी हरकतों पर कई बार सख्त ऐतराज भी जताया, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जापान ने भी चीन को उसके नजदीक रहकर ही जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए जापान पूर्वी चीन सागर के नानसे आइलैंड्स पर तेल और हथियारों का बड़ा गोदाम बनाने जा रहा है। नानसे द्वीपों का एक समूह है जो ताइवान के दक्षिण में मौजूद है और वहां से महज 161 किलोमीटर दूर है। जबकि अब तक जापान ने अपने हथियारों के जखीरे का करीब 70% हिस्सा होक्काइडो द्वीप पर जमा कर रखा है, जो कि उसके उत्तर की तरफ पड़ता है। होक्काइडो द्वीप की ताइवान से दूरी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ताइवान से होक्काइडो द्वीप की इसी दूरी ने जापान के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन आए दिन अपने दुश्मनों को मिटा देने की धमकी देता रहता है। यानी ताइवान और जापान दोनों हमेशा उसके निशाने पर बने हुए हैं। लेकिन जापान के हथियारों का सबसे बड़ा भंडार ताइवान स्ट्रेट से इतनी दूर है कि अगर चीन ने हमला कर दिया तो उसे पलटवार करने में बहुत देर हो जाएगी। यही वजह है कि जापान नानसे आइसलैंड पर आधुनिक हथियारों का एक डिपो तैयार करेगा, जहां पे एक द्वीप पर घातक मिसाइलें तैनात करेगा। इसके साथ ही जापान वहां बड़ी मात्रा में तेल जमा करके भी रखेगा। जापान ने दावा किया कि उसके पास रिजर्व में इतना तेल है जिसका 5 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी सेना को ताइवान स्ट्रेट में जाकर लड़ना पड़ा तो ये तेल भंडार उसके लिए नाकाफी साबित होगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला लगातार जारी है। खार्किव में एक बार फिर रूस ने स्ट्राइक की है। रूस ने अपने S-300 लड़ाकू विमान से यूक्रेन के जवानों पर बम बरसाए हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर खार्किव से सामने आ रही है, जहां पर रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले और भी ज्यादा तेज होते दिखाई दे रहे हैं। खार्किव में रूस की तरफ से ये अटैक किया गया है। यूक्रेन के जवानों पर रूस ने बम दागे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जोरदार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन सबसे ज्यादा हालात रायगढ़ में खराब दिखाई दिए, जहां पर 2 कारें पानी में डूबी दिखाई दी। कार के अगल बगल से सैलाब बहता दिखाई दिया। दोनों कारें आधी पानी में डूब चुकी थी। सड़क पर सैलाब ऐसे उमड़ पड़ा था मानो कोई उफनती नदी हो। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। देखते ही देखते सड़कों पर पानी बहने लगा। कई जगहों पर तो सड़कें दरिया बनी नजर आई। कई निचले इलाकों में घर डूबे नजर आए। चारों तरफ बाढ़ का विकराल रूप दिखाई देने लगा। लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई। वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और रायगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर बिहार की राजधानी पटना में डबल मर्डर के बाद हंगामा हो गया। देर रात स्कूटर से घर लौट रहे 2 युवकों पर कुछ लोगों ने अचानक फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद नाराज लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने टायर जलाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। यही नहीं, सड़क पर शव रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
वहीं सड़क जाम और हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को किसी तरह समझाकर मामला शांत कराया गया। पुलिस डबल मर्डर की वजह आपसी रंजिश को बता रही है। झगड़ा हुआ है तेरी बात को लेकर, उसी के बाद बाकी लड़कों ने इन दोनों को गोली मार दी है। हालांकि घटना के बाद दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। आज देश को नए नवेले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन करेंगे। शाम 7 बजे पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है। कई जगहों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। आज की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, और आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में करने वाले हैं। शाम में ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। इसके साथ ही कर्तव्य पथ भी देश को सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और शुरुआत 7 बजे होगी इस कार्यक्रम की, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस वक्त लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का ये कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए रूप में, रंग रूप में नजर आएगा। कई बदलाव वहां पर किए गए हैं और देश को समर्पित हो जाएगा आज ये कर्तव्य पथ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन शाम में करेंगे। आज शाम में 7 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कर्तव्य पथ देश को समर्पित कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजपथ नहीं, अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इंडिया गेट से लेकर विजय चौक तक का जो पूरा रास्ता है, उसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, जिसका कायाकल्प किया गया है, रंग रूप उसका बदला गया है। और ये ताजा तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। दिन भर कवरेज भी हम इस पर करेंगे और वहां से खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसे लेकर नजरें लगातार बनी हुई हैं। आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन और साथ ही कर्तव्य पथ भी देश को प्रधानमंत्री सौंपने वाले हैं। ये है शानदार, खूबसूरत और भव्य सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत तैयार विजय चौक से इंडिया गेट तक के पूरे जोन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अगले दिन इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए सेंट्रल विस्टा और कर्तव्य पथ के ये दिलकश नजारे। पीएम मोदी 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम भी होंगे। वहीं सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के दौरान सुरक्षा कड़ी की गई है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी इंतजाम किए हैं। कई सड़कें बंद रहेंगी। सेंट्रल विस्टा कई बदलाव के साथ खुलेगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक फैले इस इलाके में और बेहतर सुविधाएं होंगी। रेड ग्रेनाइट से वॉकवे बनाए गए हैं, जो चारों तरफ से हरियाली से घिरे हैं। वहीं नए फूड स्टॉल की भी व्यवस्था की गई है। इस इलाके में 3,90,000 स्क्वायर मीटर ग्रीन एरिया है, जिसके लिए 4,087 पेड़ लगाए गए हैं। तो बिजली की व्यवस्था के लिए 133 से ज्यादा लाइट पोल लगाए गए। जब लोग यहाँ पर आएंगे तो खुद महसूस करेंगे 9 तारीख को, 9 सितंबर को, कि कितनी ज्यादा यहाँ की तस्वीर बदल चुकी है। आपको बता दें कि अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। पीएम मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐलान सितंबर 2019 में किया था। और अब हम आपको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के बारे में बताते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि विजय चौक से इंडिया गेट तक फैला हुआ है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू 3.2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये कई सुविधाओं के साथ तैयार हुआ है। यहाँ पर 19 एकड़ में नहर का इलाका फैला हुआ है, जिसे दोबारा बनाया गया है। इस पर पैदल यात्रियों के लिए 16 पुल बनाए गए हैं। टहलने के लिए 15.5 किलोमीटर का रास्ता यहाँ मौजूद है। रेड ग्रेनाइट पत्थर से वॉकवे यहाँ तैयार किया गया है। हरियाली के लिए 4,000 पेड़ लगाए गए हैं। फूड स्टॉल और लाइट्स की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है और हर वक्त 80 सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला दूसरी महिला की पिटाई करती नजर आई। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो सामने वाली महिला को बुरी तरह पीटती दिखी। सामने आए वीडियो में वो दूसरी महिला की तरफ बढ़ती नजर आई। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उन्होंने डंडे से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान दूसरी महिला के हाथ में भी डंडा था, लेकिन वो हमला नहीं कर सकी, जबकि दूसरी महिला लगातार डंडे से पिटाई करती रही। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद पास खड़ी एक तीसरी महिला ने उन्हें छुड़ाया। बताया गया कि दोनों के बीच मामूली कहा-सुनी के बाद झगड़ा शुरू हुआ था। वहीं मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
इधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने एक साधु की बेरहमी के साथ जमकर पिटाई की। किसी ने लात तो किसी ने चप्पलों से साधु को पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 4 साधु चित्रकूट जा रहे थे, जो रास्ता भटक गए। पास ही में खेल रहे बच्चों को साधुओं ने रास्ता पूछने के लिए बुलाया। बच्चों ने साधुओं को बच्चा चोर समझ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने साधु की गाड़ी को घेर लिया। फिर क्या था, लोगों ने पहले तो साधु को गाड़ी से उतारा, उसके बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों के चंगुल से साधु को छुड़ाया। घटना के दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने साधु की पिटाई का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। इसको जांच कराई जा रही है। जो लोग वीडियो में इस तरह की घटना कारित कर रहे हैं, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल यूपी के मंझनपुर की पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। चीन से निपटने के लिए ताइवान ने पिंगतोंग में खतरनाक मिलिट्री ड्रिल की। असल में हाल ही में चीन कई बार ताइवान को जंग की धमकी दे चुका है, लेकिन ताइवान भी चीन के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं। उसने चीन से निपटने के लिए सैन्य अभ्यास तेज कर दिया, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन भड़का हुआ है और लगातार जंग की धमकी दे रहा है। ऐसे में ताइवान ने भी दुश्मन को जवाब देने के लिए पिंगतोंग में खतरनाक ड्रिल की। सामने आई तस्वीरों में अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन पर रॉकेट बरसाते दिखे। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, बल्कि ताइवान के फाइटर जेट ने भी ऐसी आग उगली कि आसमान बम के गोलों से चमकने लगा। और ये सभी तैयारियां चीन की घुसपैठ से निपटने के लिए ताइवान में की जा रही हैं। ये ड्रिल करके ताइवान ने चीन को बता दिया कि वो उसे जवाब देने के लिए तैयार है। और इस अभ्यास के दौरान जमीन पर भी दुश्मन को टारगेट करने के लिए बमबारी की। इस बीच सैन्य अभ्यास की निगरानी कर रहे ताइवान के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि चीन गलत जानकारियां फैलाकर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। ताइवान के सैनिकों ने टैंकों से भी फायरिंग करके चीन को अपने इरादे जाहिर कर दिए। इधर दिल्ली के करावल नगर में बीती रात बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग की। सरेआम गोलीबारी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आपसी विवाद में गोलीबारी बताई जा रही है। जिस वक्त ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी, घर से लोग पत्थर भी फेंक रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के करावल नगर की ये घटना है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई बदमाश घर के सामने आते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि उन्हें उस लड़के की अपने इलाके की एक लड़की से दोस्ती का शक था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इलाके में दिखते ही लड़के को दबोच लिया और फिर किसी सुनसान इलाके में ले जाकर लाठियों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने पिट रहे लड़के से कपड़े भी उतरवाए और उससे मुर्गा भी बनाया। बुरी तरह करा रहा लड़का हाथ जोड़कर उन लोगों से माफी मांगता रहा और खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो लगातार उनकी पिटाई करते रहे। साथ ही उन्होंने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया, जिसके वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और जल्दी आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया। आरोपी लोगों की पहचान हो जाए, इसको लेके अपनी टीम पूरी रवाना है और अति शीघ्र हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर भी लेंगे। अमेरिका ने अपनी सेना को हाईटेक चश्मे देने की तैयारी कर ली, जिनकी मदद से अमेरिका के सैनिक दुश्मन से भिड़ने से पहले ही उनकी पूरी जानकारी जुटा चुके होंगे। इन चश्मों को बनाने का काम पिछले साल मार्च में ही शुरू होने की खबर आ चुकी है और अब तैयारी है उन हाईटेक चश्मों को उनकी असली जगह पहुंचाने की, यानी कि अमेरिकी सेना के सैनिकों को देने की। इन हाईटेक चश्मों को आईवैस यानी इंटीग्रेटेड विजुअल ऑगमेंटेशन सिस्टम कहते हैं, जिनकी खासियत है सैनिकों को विरोधियों से भिड़ने से पहले तैयार करना, क्योंकि इन चश्मों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक से सैनिक बख्तरबंद गाड़ी में बैठे बैठे बाहर की सारी जानकारी जुटा लेंगे और जब गाड़ी से उतरेंगे तो पूरी तरह तैयार होंगे। या यूं कहें कि हाईटेक चश्मों की मदद से सैनिक आधी जंग पहले ही जीत चुके होंगे। इन चश्मों की इसी खासियत की वजह से अमेरिकी सेना ने $42 करोड़ मतलब करीब 3300 करोड़ रुपए के आईवैस चश्मे खरीदने का प्रस्ताव दिया है, जिसे वहां की संसद से मंजूरी मिलना बाकी है। इससे पहले मार्च 2021 में $37 करोड़ मतलब करीब 3000 करोड़ रुपए के 5000 चश्मे खरीदे जा चुके हैं। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद बदले हालात में अमेरिकी सेना को ऐसे और चश्मों की जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से सरकार के पास और हाईटेक चश्मे खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया और जैसे ये प्रस्ताव पास होगा, अमेरिकी सैनिकों के पास हाईटेक चश्मों की ये नई तकनीक आ जाएगी, जिसके बाद वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे।
ये चश्मे उनकी जंग लड़ने की पावर बढ़ा देंगे, क्योंकि ये उन्हें इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देंगे। आसान शब्दों में बोले तो ये चश्मे फाइटर पायलट के हेड अप डिस्प्ले जैसे होते हैं, क्योंकि इसमें सैनिक को हर चीज अलग अलग नहीं देखनी होती, बल्कि उसे हर चीज एक ही डिस्प्ले में दिख जाती है। और ये सब होता है बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। क्योंकि आईवास तकनीक वाले चश्मे पहनकर सैनिक गाड़ी में बैठे बिठाए दुश्मन की लोकेशन और उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा करके सैनिक को दे देते हैं। और ये होता है बख्तरबंद गाड़ियों के बाहर लगे ओमनी डायरेक्शनल कैमरों की वजह से, जो आसपास से जानकारी जुटाकर सैनिक तक पहुंचा देते हैं। या यूं कहें कि ये तकनीक सैनिकों को 3 डायमेंशनल विजन देती है। इसी तकनीक की वजह से कहते हैं कि ये हाईटेक चश्मे दीवार के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि सैनिक को पहले की तरह जानकारी जुटाने या दुश्मन की रणनीति जानने के लिए गाड़ी से नहीं उतरना पड़ेगा। एक और जरूरी बात यह कि फाइटर पायलट के हेड अप डिस्प्ले की तरह ही इन चश्मों को पहनने वाले सैनिकों को उस इलाके के मैप, वीडियो, नाइट विजन सहित सभी जरूरी जानकारी हेलमेट की स्क्रीन पर ही मिल जाएगी। इन चश्मों को राइफल के स्कोप से कनेक्ट किया जा सकता है और ये राइफल के माउंटेड थर्मल इमेजिंग नाइट विजन स्कोप के जरिए दुश्मन की जानकारी जुटा सकता है। ये स्कोप राइफल के ऊपर लगा होता है, जिसकी मदद से सैनिक अपना निशाना बेहतर बनाता है। इस तकनीक से कोई भी सैनिक युद्ध के क्षेत्र में एक सुरक्षित आड़ से अपनी राइफल को चारों तरफ घुमाकर आसानी से निगरानी कर सकता है। इसके लिए उसे अपना कवर या जगह छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती और सारी जानकारी भी मिल जाती है। इसके अलावा इस चश्मे को माइक्रो ड्रोन कैमरे से भी जोड़ा जा सकता है, जिसे युद्ध क्षेत्र में उड़ाकर सैनिक दुश्मन की हर हरकत के बारे में बिना वहां पहुंचे ही जानकारी जुटा लेते हैं। यानी अमेरिका अपने सैनिकों को ऐसा चश्मा देने वाला है जो एक चलता फिरता हथियार है। खबर है कि अमेरिकी सेना जल्द से जल्द इन चश्मों के अपना हिस्सा बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने प्रस्ताव भी भेज दिया है। पिछले साल कुछ हजार चश्मे उसे मिल भी चुके हैं, लेकिन वो जरूरत से काफी कम है। खबर है कि सेना को ये चश्मे इसलिए नहीं मिल पाए हैं क्योंकि अभी तक इनकी टेस्टिंग पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन जानकार मानते हैं कि अब इसमें देरी नहीं होगी, क्योंकि बदले हालात में अमेरिका ने काम करने का तरीका बदल लिया है। वो अपनी ताकतवर सेना की ताकत और बढ़ा रहा है, जिसके लिए आईवास तकनीक किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मिली जानकारी से युद्ध के दौरान होने वाले नुकसान या सैनिकों की मौत की संख्या कम हो जाएगी। इधर रेलवे की जमीन लीज पर देने का समय बढ़ गया। मोदी कैबिनेट ने रेलवे पर बड़ा फैसला लिया। इसके तहत रेलवे की जमीन लीज पर देने का समय 5 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया। साथ ही लीज की फीस भी घटा दी गई। अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में सीमा के पास बसे कई गांव के लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। असम के गुवाहाटी में एक कार के शोरूम में आग लग गई, जिससे वहां करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उधर इटली के मिलान शहर में अचानक एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोग घायल हो गए। वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी आग काफी देर तक धधकती रही। सामने आए वीडियो में फैक्ट्री के ज्यादातर हिस्सों में आग की लपटें उठती दिखाई दी, जबकि कई दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए उन्हें काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। कई दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। यही नहीं, उन्होंने आग को बुझाने के लिए क्रेन का भी सहारा लिया, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसे दूर से बुझा पाना आसान नहीं था। जिसके बाद क्रेन से आग बुझाने का काम शुरू किया गया और फिर आसमान से पानी की बौछार की गई, जिसके बाद आग का तांडव शांत हुआ। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में उससे निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। उधर बिहार के गया में एक छात्रा और उसके भाई को सड़क पार करने के दौरान एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि उस छात्रा का भाई अभी भी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखाई दिया कि टक्कर के बाद छात्रा हवा में उछलती हुई कई फीट दूर जाकर गिर गई। हैरान करने वाला ये हादसा गया के डीएवी कैंट एरिया में उस वक्त हुआ जब छात्रा ऑटो से उतरकर अपने भाई के साथ सड़क पार कर रही थी। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा था कि पिकअप वैन काफी तेजी से आ रही थी। हादसा होते देख मौके पर ऑटो पर सवार डीएवी स्टूडेंट के बच्चे बदहवास होकर सड़क पर आ गए और रोने चिल्लाने लगे। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मगध मेडिकल कॉलेज ले गई। बताया गया कि मरने वाली छात्रा डीएवी स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी। इधर फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों कलाकारों के वहां पहुंचने की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए।
जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। महाकाल मंदिर के बाहर एक्टर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का विरोध कर रहे बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान जब पुलिस वालों को एक कार्यकर्ता काबू में आता नहीं दिखा तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच जैसे ही वहां आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी के साथ पहुंचे, उनकी गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। हालांकि किसी तरह पुलिस वालों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। साथ ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह के घर पहुंचाया। बवाल रणबीर कपूर के 2011 में दिए एक बयान पर खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने बीफ को अपनी पसंद बताया था। और इसी बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने हाथों में काले झंडे लेकर एक्टर रणबीर कपूर का विरोध किया। रणबीर कपूर के बीफ वाले बयान पर नाराजगी जताने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों एक्टरों को महाकाल के दर्शन करने से रोकने की कोशिश की। रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गो बख्शे को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। बताया गया कि हंगामे को देखते हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने फैसला लिया कि वो महाकाल मंदिर नहीं जाएंगे। और फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए महाकाल का आशीर्वाद लेने सिर्फ आयान मुखर्जी वहां पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। और जैसे ही हंगामा शांत हुआ, फिल्म ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर आयान मुखर्जी महाकाल मंदिर में अकेले दर्शन करने पहुंच गए। जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। इस हंगामे के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता से मारपीट का मुद्दा भी गर्म हुआ, जिस पर पुलिस ने सफाई दी। स्टाफ के साथ भी झूमाझटी करने लगा, तो उसी दौरान उसे शांत करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए। साथ ही पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर में एक खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गाड़ी के ज्यादातर हिस्से जल चुके थे। सामने आए वीडियो में वो गाड़ी आग की लपटों में घिरी नजर आई, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। गाड़ी में लगी आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले ही गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकल चुका था। बताया गया कि सामान से लदी गाड़ी में कुछ खराबी आई थी, जिसे बनवाने के लिए ड्राइवर मिस्त्री को बुलाने गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ला पाता, गाड़ी में आग लग गई। इधर बिहार के मुख्यमंत्री का तीसरे दिन भी दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। नीतीश कुमार ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। बताया गया कि दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात समेत 2024 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार ने राजधानी में कुछ और लेफ्ट के नेताओं के साथ भी बैठक की। बीजेपी ने सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाए और उन पर बाढ़ से जूझ रही जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बिहार में सूखा भी है, नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच हमले की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें यूक्रेन की सेना ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। वीडियो में एक ट्रक से एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च होता दिखा। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि खरसोन ओब्लास्ट में उसके मिसाइल से रूस का एक अटैक हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में दावा किया गया कि रूस के हेलीकॉप्टर को गिराने में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल BUK-M1 का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के इस पलटवार में रूस का अटैक हेलीकॉप्टर Ka-52 एलिगेटर मार गिराया गया है। इसके साथ ही रूस की सेना के 2 ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर डंडे और ईंट चले, जिसमें 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। शुरुआत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकी दी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मारपीट करने लगे और फिर जिसके हाथ में जो आया उससे ही सामने वाले पर हमला करने लगा। सामने आए वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर डंडे